दोस्तों, आज हम मंझन और उनकी मधुमालती की चर्चा करेंगे। यानी हिंदी कविता के इतिहास में मधुमालती की क्या जगह है, कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, उनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं, उस पर गौर करेंगे। जब आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में मंझन का जिक्र किया था, तब तक इनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, केवल मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली थी। पर इसके बावजूद आचार्य शुक्ल ने इन्हें महत्वपूर्ण कवि माना था सूफी निर्गुण काव्य परंपरा के भीतर। मगर आज मंझन के बारे में हमारे पास काफी जानकारियां हैं, अनेक प्रतियां, पाठालोचित प्रतियां उपलब्ध हैं। मैं खास तौर पे डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र के द्वारा संपादित मधुमालती और इसके अलावा आदित्य बहल और साइमन वेटमैन के द्वारा संपादित किताब मधुमालती एन इंडियन सूफी रोमांस का जिक्र करूंगा और आज की चर्चा में भी मुख्य रूप से इन दो किताबों को रेफर करूंगा। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें पहले तो हम रोमांस यानी प्रेमाख्यानक परंपरा की बात करेंगे। एक वैश्विक विधा के रूप में प्रेमाख्यान या रोमांस की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हीं की रोशनी में हम भारतीय प्रेमाख्यानों के साहित्यिक महत्व को ठीक से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम खास तौर पे हिंदी के प्रेमाख्यानों की चर्चा करेंगे, जिसको कि आदित्य बहल और साइमन वेटमैन ने इंडियन सूफी रोमांस या हिंदवी सूफी रोमांस कहा है। ये दुनिया की प्रेमाख्यान परंपरा के साहित्य का एक हिस्सा है, पर इसकी अपनी भी विशेषताएं हैं और वे विशेषताएं भी हमें जायसी और मंझन कुतुबन जैसे प्रेमाख्यानक कवियों को देखने को मिलती हैं। और आखिर में हम जायसी और मंझन को आमने सामने रखकर मंझन किन मायनों में जायसी से अलग हैं, उनकी अपनी खास कौन सी बातें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए, इनका हम जिक्र करेंगे। तो पहले तो ये नोट करने की बात है कि मंझन का पूरा नाम मीर सैयद मंझन शब्तारी राजगिरी आदित्य बहल और साइमन वेटमैन ने बताया है। इसमें शब्तारी सिलसिला सूफियों का वो सिलसिला है जिससे कि मंझन जुड़े हुए थे। यह सिलसिला 15वीं सदी में शेख अब्दुल्ला शत्तार ने स्थापित किया था। ये इसकी अपनी कुछ विशेषताएं थीं, जिनमें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये थी कि इन्होंने भारतीय यौगिक साधनाओं की बहुत सारी विधियों को अपनी उपासना पद्धतियों में महत्वपूर्ण जगह दी थी। शेख अब्दुल्ला शत्तार का शत्तारी सिलसिला मंझन के जमाने तक उत्तर भारत में खासा मकबूल था। खुद मंझन के गुरु मोहम्मद गौस ग्वालियरी थे और मीर सैयद मंझन शत्तारी राजगिरी में जो राजगिरी शब्द है वो ये बताता है कि मंझन राजगीर के रहने वाले थे। तो ये तो परिचयात्मक कुछ बातें थीं। अब हम बात करें प्रेमाख्यानक की। W.P. केर की एक महत्वपूर्ण किताब है एपिक एंड रोमांस, महाकाव्य और रोमांस। ये किताब रोमांस के उदय और महाकाव्य की तुलना में रोमांस की विशेषताओं को समझने के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है।
जिसको आप महाकाव्य और रोमांस कह सकते हैं इस किताब का नाम। इस किताब में ये बताया गया है कि रोमांस एक ऐसी विधा है जो यूरोप के साहित्य में 1000 ईस्वी के आसपास दिखाई देना शुरू होती है। इसमें भी एक कहानी होती है, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चरित्र होते हैं, नायक नायिकाएं होते हैं, प्रेम होता है, युद्ध होता है, बहुत सारी चीजें वैसी ही होती हैं जैसे कि महाकाव्य में होती हैं। पर बावजूद इसके ये महाकाव्य नहीं है, ये बुनियादी रूप से महाकाव्य से एक भिन्न प्रकार की विधा है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया, रोमांस। हालांकि रोमांस शब्द रोमन भाषाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। रोमांस उन रचनाओं को पहले कहा गया था जो कि रोमन से निकली हुई बोलचाल की भाषाओं में रचे गए थे, फ्रांसीसी में, जर्मन में, अंग्रेजी में। पर ये रचनाएं महाकाव्यों से अलग तरह की रचनाएं थी। लैटिन और ग्रीक में जिस तरह के महाकाव्यों और नाटकों की परंपरा थी, उससे ये रचनाएं अलग थीं और इसलिए इनको एक नए नाम की जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी जो विशेषता थी रोमांस की वो ये थी कि इसका नायक कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नायक नहीं होता था, वो कोई आदर्श नायक नहीं होता था जैसा कि महाकाव्य के नायक को होना चाहिए। महाकाव्य अंततः एक सामाजिक आदर्श को स्थापित करने वाली विधा है और इसलिए उसके नायक को एक आदर्श, धीरोदात्त, वीर नायक होना होता है। रोमांस का नायक किसी सामाजिक आदर्श को स्थापित करने की चिंता लेकर नहीं चलता, वो बुनियादी रूप से एक प्रेमी होता है। उसकी विशेषता होती है प्रेम वीरता, जिसको अंग्रेजी में शिवेलरी कहते हैं, यानी प्रेम के लिए बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने की, बड़े से बड़ा संघर्ष करने की क्षमता, अपने प्राणों की बाजी भी लगा देने की क्षमता, और उसको आप प्रेम पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। तो उसमें वो एक मनुष्य है जिसके भीतर मानवीय संवेदना, बौद्धिकता, साहस इत्यादि वो सारे गुण होंगे जो किसी नायक में होने चाहिए, पर वो किसी महान आदर्श की स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है। वो प्रेम के लिए संघर्ष करता है अपने जीवन में, प्रेमी नायक है। इस प्रेमी नायक का जाहिर है कि समाज की मर्यादाओं से कई बार टकराव होता है, इसलिए वो विद्रोही तो हो सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता। इस अर्थ में आप कह सकते हैं कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जबकि पद्मावत या मंझन की रचना मधुमालती एक प्रेमाख्यान है। इस रचना में प्रेम को ही जीवन के एक सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित किया जाता है। ये अनुमान किया जा सकता है कि प्रेमाख्यानक या रोमांस जैसी विधा का विकास मनुष्यता के इतिहास के उस दौर में हुआ जब मनुष्य के लिए सामाजिक संगठन की समस्या उसकी सबसे बड़ी चिंता नहीं रही। बहुत स्थूल रूप से हम बात करें तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि मानवीय सभ्यता के विकास के पहले चरण में समाज को संगठित करना, समाज को एक सांस्कृतिक व्यवस्था
प्रदान करना, ये उस जमाने के लेखकों और कवियों की सबसे बड़ी चिंता थी। और महाकाव्य इसी चिंता की उपज थे। पर एक खास दौर के बाद जब सांस्कृतिक रूप से स्थिरता महसूस की जाने लगती है और तब व्यक्ति अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए उत्सुक होता है। तब शायद वो प्रेम की फैंटेसी, प्रेम की कल्पना की तरफ बढ़ता है। ये भी देखा गया है कि ये सारी कथाएं उस दौर की उपज हैं जब बड़े पैमाने पर समुद्री यात्राएं हो रही थीं। लोग दूर दूर जाते थे और वहां से तमाम तरह की कहानियां भी लेकर आते थे चीजों के अलावा। तो ये जो यात्राएं थीं जो मनुष्य के भूगोल का विस्तार कर रही थीं, वो उसकी कल्पना का भी विस्तार कर रही थीं। इंसान अपने देश की सीमाओं से बाहर निकल रहा था, तो वो अपनी सोच की सीमाओं के बाहर भी जाने की बात सोच सकता था। जब आप दूर देश में होते हैं तो अपने समाज के, देश के नैतिक बंधनों से थोड़ा आजाद महसूस कर सकते हैं और फिर आप अपने आप को तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। जो दूर देश की यात्राएं और उनके साथ आने वाली संपत्ति, कहानियां, संस्कृतियों का मेलजोल, दृष्टि क्षेत्र का विस्तार, नजरिए का फैलाव, ये शायद बहुत सारी चीजें रही होंगी जिन्होंने प्रेम की फैंटेसी को संभव किया होगा। प्रेम की फैंटेसी खास तरह की व्यक्तिगत आजादी की भावना के बिना नहीं हो सकती है। स्वच्छंदता और प्रेम और कल्पना, ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये सारा साहित्य जिसको हम रोमांस कहते हैं, उसमें ये स्वच्छंदता मिलती है, प्रेम का मूल्य मिलता है, कल्पना की उड़ान मिलती है, यात्राएं मिलती हैं, असंभव को संभव करने की जिद मिलती है। ये सब विशेषताएं रोमांस की होती हैं जो उसको महाकाव्य से अलग करती हैं। ये अलगाव विधा के स्तर पर जो घटित होता है, वो सौंदर्य बोध के स्तर पे भी साफ साफ दिखाई देता है। आप ये देख सकते हैं कि रोमांस या प्रेम आख्यानों में नायक और नायिका का संबंध वैसा नहीं रहता जैसा कि वो महाकाव्यों में था। उसी तरह से मनुष्य और प्रकृति का संबंध भी वैसा नहीं रहता, मनुष्य और ईश्वर का संबंध भी वैसा नहीं रहता जैसा कि वो महाकाव्यों में था। महाकाव्य में नायक केंद्रीय चरित्र होता है, नायिका एक सहयोगी भूमिका में होती है, उसकी भूमिका बहुत सीमित होती है, उसका काम नायक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करना ही होता है। मगर रोमांस में नायक और नायिका दोनों बराबर की भूमिकाओं में खड़े होते हैं, दोनों बराबर रूप से सक्रिय भी होते हैं, दोनों का बराबर महत्व भी होता है, दोनों कहानी को भी आगे बढ़ाने में एक जैसा बराबर की भूमिका निभाते हैं। ये भारतीय रोमांस की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि वहां तो नायिकाएं ही केंद्र में आ जाती हैं। खैर, इसकी हम चर्चा थोड़े कुछ और बाद में करेंगे। लेकिन ठीक इसी तरह से प्रकृति और मनुष्य का संबंध, जो कि महाकाव्य के जमाने में एक तरह की शत्रुता का संबंध है। प्राकृतिक शक्तियां, देव शक्तियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। वो जैसे मनुष्य के विरुद्ध एक युद्ध हमेशा छड़े रखती हैं।
और इस युद्ध में अत्यंत साहसपूर्ण संघर्ष के बावजूद आखिरकार मनुष्य की हार होती है, जिससे कि त्रासदी नाटक संभव होते हैं। त्रासदियां इसीलिए होती हैं। महाकाव्य में भी त्रासदी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मनुष्य अपनी वीरता और अपने तमाम गुणों के बावजूद प्राकृतिक और देव शक्तियों से जीत नहीं पाता, जीत नहीं सकता। मगर प्रेमाख्यान के जमाने में आप देखेंगे कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध बदला है। वो अधिक दोस्ताना संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध है। प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, कई बार वो प्रेमी नायक की कठोर परीक्षा लेने के लिए भी आती हैं, पर वो जब उस परीक्षा का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसकी मदद भी करती हैं, वो एक मित्र की तरह पेश आती हैं। दरअसल ये नजरिया देखने का नेचर को, प्रकृति को, वो बदल रहा है। उसको चुनौती के रूप में, एक दुश्मन के रूप में देखने की बजाय इंसान अपने सहयोगी के रूप में देखने लगा है। जैसे स्त्री और पुरुष एक दूसरे को अपने सहयोगी के रूप में देखने लगे हैं, जिससे कि प्रेम संभव होता है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि सौंदर्य बोध के लिहाज से, सौंदर्यात्मक मूल्यों के लिहाज से प्रेमाख्यान काव्य या रोमांस मनुष्य की सभ्यता को एक कदम और आगे बढ़ाते, आधुनिकता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। वो मनुष्य की निजी आजादी या स्वच्छंदता, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, रिश्तों में बराबरी, आत्मीयता, प्रेम, ऐसे मूल्यों को पोषित करता है जो उसे अधिक मानवीय बनाते हैं, उस अर्थ में जिस अर्थ में हम आधुनिकता को एक मानवतावादी परियोजना के रूप में देखते हैं। मानवतावादी विचारधारा में मनुष्य का जो एक अर्थ है, जिसमें मनुष्य एक स्वतंत्र, संवेदनशील, प्रेम करने वाला, करुणा से भरा हुआ, पर साहसी, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, उसके उस रूप की झलक मिलती है। महाकाव्य में वो आदर्शों का निर्वाह करने वाला एक व्यक्ति है जिसके जीवन में जीवन का रस बहुत नहीं है। त्याग, बलिदान की भावनाएं चाहे जितनी भी हों। तो ये जो विशेषताएं हैं वो आपको यूरोपीय प्रेमाख्यानों में भी मिलेंगी और उसके साथ साथ भारतीय प्रेमाख्यानों में मिलेंगी। ये कोई संयोग नहीं है कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास भारत में भी ये परंपरा शुरू होती है। भारत में अगर हम देखें तो पाएंगे कि रोमांस जैसी जो विधा उत्तर भारत में सबसे पहले दिखाई देती है, वो अमीर खुसरो की लिखी हुई एक कहानी है जो कि 1318 ईस्वी के आसपास लिखी गई, जिसमें कि देवल रानी की कथा है। देवल रानी और खिजर खान, देवल रानी या दुवल रानी, 1316 में यह कथा लिखी गई थी। एक ट्रेजेडी है जिसमें कि राजपुताने की रानी देवल रानी और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खजर खान के प्रेम की कथा कही गई है। तो ये अमीर खुसरो से ये सारी परंपरा शुरू होती है और अमीर खुसरो
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 14वीं शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का समय ठीक मैं बता दूं, बारह सौ तिरपन से 1325 तक का है, 13वीं 14वीं शताब्दी में। और यह सल्तनत काल के अनेक राजवंशों के दौर को देखने वाले थे। निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे और अमीर खुसरो दरअसल भारत के मध्यकाल में एक अद्भुत सांस्कृतिक नवजागरण के नायक थे। अमीर खुसरो ने फारसी और भारतीय परंपराओं को मिलाकर, वे भारतीय भाषाओं के, हिंदवी के बड़े प्रेमी थे। उनकी रचनाएं भी हिंदवी में हैं। संस्कृत के बड़े प्रेमी थे, जानकार थे, अरबी फारसी के जानकार थे। तो उन्होंने इन दो महान परंपराओं को जोड़ा एक दूसरे से, और वो जोड़ा प्रेम और सूफी अध्यात्म की पूंजी से। ये जो सूफी अध्यात्म है इस्लाम के भीतर है जरूर, मगर वो किसी भी तरह के संप्रदायवाद, किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। वो प्रेम का, मस्ती का दर्शन है, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत का भक्ति आंदोलन है। और ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, सृष्टि के बारे में जो उसका नजरिया है वो अद्वैतवाद से काफी मिलता जुलता है। आप जानते हैं कि इस्लाम एक ईश्वरवाद में भरोसा करता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को बहुत विस्तार से समझाया है कि इस्लाम के एक ईश्वरवाद के साथ अपने को जोड़ने के बावजूद सूफी आंदोलन ईश्वर की कल्पना जिस रूप में करता है वो भारतीय अद्वैत की धारणा के करीब है। वो ये कहते हैं कि एक ईश्वरवाद को अगर स्थूल रूप में लिया जाए तो वो दुनिया का निर्माण करने वाले एक ईश्वर की बात करता है, एक ईश्वर की कल्पना करता है, लेकिन वो दुनिया से अलग खड़ा है। वो दुनिया के बाहर से दुनिया का निर्माण करता है, जबकि अद्वैतवाद ईश्वर और सृष्टि, सृष्टा और सृष्टि के बीच के द्वैत को अस्वीकार करता है। दोनों दो नहीं है, दो दिखाई पड़ते हैं, वो आभास मात्र है, पर दरअसल दोनों एक ही हैं। और ये जो एकता है सृष्टि और सृष्टा की, वही जीव और ब्रह्म की एकता है। उससे जो अलगाव नजर आता है वो केवल माया है, केवल भ्रम है। और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के जरिए उस भ्रम से मुक्ति पाली जाती है, तो दोनों की एकता महसूस होने लगती है। और तब ये कहा जा सकता है कि लोग ये कह पाने की स्थिति में होते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, या अनल हक, मैं ही सच हूं, मैं ही खुदा हूं। तो मैं ही खुदा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये कहने में खुदा को या ब्रह्म को चुनौती देने का भाव नहीं है, बल्कि उसके साथ अपनी एकता को महसूस करने की बात है। ये थोड़ी सी भूमिका इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो प्रेमाख्यान लिखे गए वो पहले पहल सूफियों के द्वारा लिखे गए। मुल्ला दाऊद ने एक तरह से हिंदवी सूफी प्रेमाख्यान की खोज की, एक जॉनर के रूप में, एक विधा के रूप में, क्योंकि ये प्रेम गाथाएं संस्कृत, प्राकृत और पाली में जो कहानियां लिखी गई थी,
उनसे रूप और भाव दोनों दृष्टियों से बहुत बुनियादी रूप से अलग थी। तो प्रेम कथा की परंपरा पुरानी है, वेदों में मिल जाएगी, महाभारत में मिल जाएगी, रामायण में मिल जाएगी। पर ये जो प्रेमाख्यान लिखे गए वो बहुत करके यूरोपीय रोमांस की श्रेणी की रचनाएं थीं। वो महाकाव्य से उन्हीं मायनों में अलग थीं जिन मायनों में यूरोपीय रोमांस अलग थे। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये रोमांस का विकास एक मिलीजुली प्रक्रिया है। अब इसमें बहुत सारी खोजें हुई हैं कि ये कहानियां कैसे भारत से फारस पहुंची, अरब पहुंची, फिर अरब से कैसे यूरोप पहुंची, फिर कैसे वहां से घूम के वापस भारत आई, कि उसमें अब मूल कहाँ है, कहाँ से वो शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, इसके बारे में कोई दावा करना बेकार है। आप ये कह सकते हैं कि वो खास दौर की जरूरत थी और इसलिए वो अलग अलग रूपों में लेकिन एक ही जमीन पे अलग अलग देशों में विकसित होनी शुरू हुई और फिर उन्होंने काफी कुछ एक दूसरे से लिया। तो ये जो जिसको आदित्य बहल और साइमन वेटमैन हिंदवी सूफी रोमांस कहते हैं, इंडियन सूफी रोमांस कहते हैं, वो प्रेम को एक मूल्य के रूप में स्थापित करने वाली रचनाएं तो हैं, वो उसी तरह के प्रेमी विद्रोही नायक को स्थापित करने वाली रचनाएं भी हैं। उसी तरह से नायक और नायिका के रिश्ते में एक नयापन, एक बराबरी देखने वाली रचनाएं भी हैं। लेकिन एक मायने में ये रचनाएं यूरोपीय रोमांसों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं और वो है बहुसांस्कृतिक समन्वय की भावना। ये इन रचनाओं की सबसे बड़ी बात ये थी कि इनमें अनेक संस्कृतियों का मेल जोल था। इसमें अगर फारसी मसनवी की शैली ली गई तो साथ ही भारतीय कथाओं की बहुत सारी कथानक रूढ़ियां ली गई। कहानियां भारतीय परिवेश की हैं, पात्र भारतीय परिवेश के हैं। इसमें भारतीय काव्य परंपरा में रस की जो एक मजबूत उपस्थिति है उसका बहुत लाभ लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा से रस को लेकर और फारसी परंपरा से मसनवी शैली को लेकर ये रचनाएं संभव हुई। और शेर शाह और सलीम शाह के जमाने में आप जानते हैं कि पद्मावत तो तब लिखी गई थी जब शेर शाह दिल्ली के सुल्तान थे और मंझन की रचना मधुमालती सलीम शाह जो शेर शाह के बेटे थे। 1540 की रचना है पद्मावत, 1545 की मंझन की रचना। तो ये दोनों बादशाह ऐसे थे जिनके दरबार में तमाम भाषाओं के कवि और कलाकार आते थे। ये उनको अपने साथ रखते थे, प्रश्रय देते थे, खुद इन भाषाओं में रुचि लेते थे। तो इनके दरबारों में एक मिली जुली साझा संस्कृति विकसित हो रही थी जिसका अपना एक नया अंदाज था, जिसमें एक तरह की उदारता थी, एक बहुत बड़ी मानवीय करुणा और संवेदना की भावना थी। वो मिले जुलेपन से, सहकारी समन्वय की संस्कृति से वो प्रेम का एक बहुत व्यापक रूप विकसित हो रहा था जो कि इन रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। वो केवल दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम नहीं है। जब हम भारतीय प्रेमाख्यानों की बात करते हैं तो वो निश्चित रूप से यूरोपीय प्रेमाख्यानों से इस मायने में अलग हैं कि वो केवल दो व्यक्तियों की कथाएं नहीं कहती हैं। वो दो व्यक्तियों के साथ साथ व्यक्ति और समाज के रिश्ते और व्यक्ति और
ब्रह्मांड के या ईश्वर के रिश्ते की कहानियां भी कहती हैं, और उसके साथ साथ खुद व्यक्ति की भीतरी यात्रा की कहानी भी कहती हैं। एक व्यक्ति के रूपांतरण की कहानी भी कहती है, यानी व्यक्ति, समाज और सृष्टि, व्यक्ति, समाज और अस्तित्व, इन 3 स्तरों पे ये कहानियां घटित होती हैं। इन कहानियों को इन तीनों स्तरों पे पढ़ा जाना चाहिए। आप ने ये जरूर सुना होगा कि पद्मावत को एक सूफी धार्मिक रचना के रूप में पढ़ा जाए या एक विशुद्ध प्रेम कथा के रूप में पढ़ा जाए, इसको लेकर हिंदी में बहस हुई है। और विजय देव नारायण साई ने उस बात पर खासा जोर दिया है कि हमें पद्मावत और दूसरी प्रेमाख्यानक रचनाओं को किसी धार्मिक सांप्रदायिक साहित्य के रूप में न पढ़ के विशुद्ध कविता के रूप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जब हम सूफी सिद्धांत की और उसके तत्वों की खोज करने लगते हैं तो हमें साफ साफ मिलते नहीं हैं, दिखाई नहीं देते, और फिर उसकी व्याख्या को लेकर के लंबी चौड़ी कवायद करनी पड़ती है, उससे कुछ हासिल नहीं होता। तो कविता को कविता के रूप में पढ़ें, उसको जिस रूप में, जिस तरह से लिखा गया उस रूप में पढ़ें, तो हम शायद उसकी संवेदना के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। बावजूद इसके इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि जो हमारी महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं उनके लेखक सूफी थे, और ये सूफी खानकाहों में पढ़ी जाती थी खूब। जितनी सूफी खानकाहों में पढ़ी जाती थी उतनी ही दरबारों में भी पढ़ी जाती थी, उतनी ही घरों में भी पढ़ी जाती थी। यानी इनका धार्मिक पाठ भी जरूर हो रहा था खानकाहों में, उसके साथ साथ दरबारों में खास तरह के मनोरंजन की दृष्टि से भी इनको पढ़ा जा रहा था, और घरों में प्रेमी जन अपनी प्रेम की प्यास बुझाने के लिए भी इन रचनाओं का पाठ कर रहे थे। पाठ भी अनेक स्तरों पे संभव हो रहे थे, और ये सारे पाठ इन रचनाओं के भीतर अंतर्निहित थे। तो ये एक विशेषता थी, और ये विशेषता सूफी दर्शन और भारतीय रस की परंपराओं को जोड़ने संभव हुई थी। इसलिए ये कहना कि इसमें सूफी विश्व दृष्टि की कोई भूमिका नहीं रही होगी, ये थोड़ा सा बात को एक दूसरे अतिवाद पे ले जाना है। ये संभव है कि जायसी ने या मंझन ने जब ये रचनाएं शुरू की हों तो उनके दिमाग में ये नहीं हो कि हमें प्रतीकात्मक रूप से अपने सिद्धांतों का प्रचार करना हो। कोई बड़ा कवि ऐसा नहीं करता, पर जो उसके विचार हैं वो विचार उसकी रचना की एक बड़ी शक्तिशाली प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। रचना चाहे जिस विषय में हो, कहानी चाहे जो भी ली गई हो, लेकिन उसमें उस लेखक का वैचारिक झुकाव, उसकी विश्व दृष्टि एक महत्वपूर्ण की होती है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय प्रेमाख्यानों में या हिंदवी सूफी रोमांस में नायिका के सौंदर्य में समूची सृष्टि का सौंदर्य दिखाई देने लगता है। उसमें उसको ब्रह्म के रूप में भी उसकी कल्पना की जा सकती है, उसकी ईश्वर के रूप में कल्पना की जा सकती है। सूरज, चांद, तारे, सबकी सुंदरता एक स्त्री के चेहरे में देखी जा सकती है। वो वास्तव में ब्रह्म के रूप में कल्पित की गई है कि नहीं की गई है, ये एक बहुत जटिल सवाल है। आप उसमें पढ़ेंगे तो कई जगह परेशानी होगी कि फिर आप कहेंगे अगर पद्मावती को हमने ईश्वर मान लिया तो पद्मावती सती हो जाती है आखिर में रतन सेन के लिए, तो ये कैसी बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको लगेगा कि ये तो ईश्वर के रूपक का निर्वाह नहीं करती हैं। मगर ये जो सौंदर्य बोध है एक स्त्री के चेहरे में, नायिका के चेहरे में समूची सृष्टि को देखने का एहसास, ये एक वैश्विक चेतना से ही संभव होता है। आप किसी के भी चेहरे में देख सकते हो, आपकी प्रेमिका हो, आपका कोई प्रियजन हो, आपकी कोई प्रिय वस्तु है, लेकिन उसमें
समूची सृष्टि के सौंदर्य को देखना ये मनुष्य को सृष्टि के व्यापक परिवेश से जोड़ देता है। और इस देखने में उस व्यक्ति के भीतर भी एक लंबी यात्रा घटित होती है। जब वो इस तरह से एक कॉस्मिक रिश्ते से जुड़ता है तो वो एक अकेली इकाई नहीं रह गया, वो अपने भीतर ब्रह्म भाव को महसूस कर सकता है। तो ये सब है, और इसमें प्रेम, जाहिर सी बात है कि प्रेम ही वो तत्व है, प्रेम ही वो वस्तु है जो इस यात्रा को संभव करता है। आप देखेंगे कि इस तरह से 3 यात्राएं कम से कम चलती हैं साथ साथ। एक व्यक्ति की यात्रा है, एक समाज की यात्रा है, और एक यात्रा मनुष्य की है सृष्टि के बीच। यानी एक वैयक्तिक यात्रा है, एक सामाजिक यात्रा है, और एक अस्तित्विक यात्रा है। मनुष्य का अस्तित्व क्या है सृष्टि में, उसको कैसे हम समझें, इसकी खोज भी इन कहानियों में की जा सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने यूरोपीय प्रेमाख्यान और भारतीय प्रेमाख्यान के बीच के फर्क को और समानता को समझने के लिहाज से की हैं। और इस व्याख्यान के दूसरे हिस्से में हम पद्मावत और मधुमालती की चर्चा करेंगे। शुक्रिया।